वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 26 भारत जनसंख्या घनत्व वितरण तथा वृद्धि। हम अब तक हमने भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की। इन संसाधनों के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, वन, खनिज तथा वन जीव इत्यादि आते हैं। हम इसके परोपन, संसाधन के वितरण एवं दोहन की दर एवं दिशा तथा विकास के कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इन्हें संसाधनों का यहाँ देशवासियों के संदर्भ में अध्ययन करना है। लोगों या जनता से अभिप्राय यहाँ की जनसंख्या को केवल उपभोक्ता की संख्या के रूप में ही नहीं बल्कि उन्हें यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के संबंध के रूप में मानने से है। इनके लिए सही मानने में लोगों के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर, उनके व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामाजिक दक्षता पर ध्यान देते हैं। इससे भी अधिक लोगों की आकांक्षाओं एवं प्रचलित मान्यताओं के साथ कार्य नीति पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में आप अनुभव करेंगे कि लोग हैं। इस पाठ में हम भारत की जनसंख्या के आकार का मूल्यांकन विश्व जनसंख्या के संदर्भ में करेंगे। इसलिए पहले जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व तथा इन पहलुओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे। अंत में जनसंख्या की वृद्धि करने वाली प्रवृत्तियों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले निर्धारकों के साथ परिणामों का भी विश्लेषण करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप विश्व जनसंख्या के अभिपरिदृश्य में भारत की जनसंख्या के आकार को समझा सकेंगे। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे। भारत के मानचित्र पर सघन, सामान्य तथा विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को दर्शा सकेंगे। जनसंख्या के वितरण, घनत्व तथा उनकी वृद्धि के बारे में आंकड़ों की व्याख्या कर सकेंगे। पिछले 100 वर्षों में 1901-2001 में जनसंख्या में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति का विवेचन कर सकेंगे। जनसंख्या में होने वाले तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कर सकेंगे। जनसंख्या विवेचन में उपयुक्त बहुत सी शब्दावलियाँ जैसे जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि की भली भांति व्याख्या कर सकेंगे। जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि को कम करने की आवश्यकताओं को महसूस कर सकेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आप्रवासन एवं उत्प्रवासन के कारकों एवं परिणामों का विश्लेषण कर सकेंगे। भारत की जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। 1 मार्च सन 2001 को भारत की कुल जनसंख्या 127 मिलियन यानी 1 अरब 27 करोड़ हो चुकी थी। यह विश्व की कुल जनसंख्या के 16.7% के बराबर है। दूसरे देशों में कहा जा सकता है कि विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। चीन हमसे एक कदम आगे है, क्योंकि विश्व में हर 5वां व्यक्ति चीन का है। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में है। क्षेत्रीय प्रसार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां है। चीन को छोड़ दे तो बचे 5 बड़े क्षेत्र वाले देशों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। इन 5 देशों में क्षेत्रफल को मिला दे तो नवा भारत के क्षेत्रफल से 16 गुना बड़ा क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी की मिलीजुली जनसंख्या की जनसंख्या में बहुत कम है। इस तथ्य दर्शाता है कि सीमित भूमि संसाधन में इतनी विशाल जनसंख्या के कारण हम कितने असहनीय हैं, अवरोधों से ग्रस्त हैं। यह भी दृष्टिव्यक्त है कि 3 द्वीपों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो
भी भारत की जनसंख्या से कम और इसके साथ बिडना कि प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या में 1,70,00,000 व्यक्तियों का इजाफा हो रहा है। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से ज़्यादा है। विश्व की सबसे धनी आबादी वाले चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भारत की वार्षिक दर से कम है। जनसंख्या का घनत्व तथा वितरण। संसार की जनसंख्या तथा किसी भी देश की जनसंख्या उसके सभी भागों में समान रूप से वितरित नहीं होती। भारत के लिए भी ये तथ्य लागू होता है। देश के कुछ भागों में घनी जनसंख्या है, कुछ भागों में मध्यम जनसंख्या है, तो कुछ भागों में विरल बसे है। भारत जनसंख्या का वितरण 2001 जिले। चित्र 26.1 चित्र भारत जनसंख्या का वितरण 2001। विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार की तुलना कई तरीकों से की जा सकती है। इसमें से एक तरीका है कि विभिन्न क्षेत्रों में पूरी जनसंख्या के आकार की तुलना करना, परंतु इस विधि में जनसंख्या तथा उस क्षेत्र का पर्याय क्षेत्रफल, उसके आधार, संसाधनों के बीच के संदर्भों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। अन्य क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन गुमराह कर सकता है। उदाहरण स्वरूप सिंगापुर जनसंख्या 42 लाख है और चीन की जनसंख्या 1,30,00,000,000 है, 1,300 मिलियन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 630 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल 95 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक इतना छोटा और दूसरा इतना विशाल, इससे स्पष्ट है कि चीन की तुलना में सिंगापुर कितना भीड़ भाड़ वाला है। इसलिए विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना सामान्य उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी संख्या समाहित होती है, इसकी जनगणना की जाती है। इसके अंक गणितीय जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के या देश के जर्मनी क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व प्राप्त हो जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनगणना का घनत्व 224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या के घनत्व 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। 1901 में घनत्व 77 था, सन 2001 में 324 हो गया। अब ये बात और समझने की है जब यह कहा जाए कि भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि देश के प्रत्येक वर्ग की किलोमीटर पर आबादी 324 व्यक्तियों की होगी। वास्तव में जनसंख्या का वितरण भारतवर्ष में बहुत अनियमित है। अरुणाचल प्रदेश में औसत जनसंख्या 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में सन 2001 में जनगणना के अनुसार 9,294 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न क्षेत्रों अथवा देशों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन अर्थक एवं उचित तभी हो सकता है जब उन देशों की जनसंख्या के औसत घनत्व को आधार मानकर अध्ययन किया जाए। घनत्व के व्यक्तित्व और भूमि के बीच अनुपातिक संबंध का बोध होता है। किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या के घनत्व को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे में देश की सकल भूमि का क्षेत्रफल। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि पहले हम लोगों ने चर्चा की है कि भारत की जनसंख्या का स्थानीय वितरण एक समान नहीं है। इसमें बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं आइए देखिए वह कौन से कारक है जो इस विभिन्नता को अपनाते हैं। वह सब कारक जो जनसंख्या के घनत्व एवं उसके वितरण को प्रभावित करते हैं
उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये है कि भौतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक। भौतिक कारक ये जनसंख्या के घनत्व वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भौतिक कारकों को सम्मिलित भूमि की बनावट या आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि विज्ञान एवं तकनीकी में बहुत अधिक प्रगति हुई है, परंतु फिर भी भौतिक कारकों का प्रभाव बराबर है। भू आकृति की जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। भू आकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसमें मौजूद ढलान तथा उसकी ऊंचाई। इन दोनों गुणों पर जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण बहुत कुछ आधारित रहता है। इसका प्रमाण पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र की भूमि ले सकते हैं। गंगा सिंधु का मैदानी भूभागीय घनी पहाड़ी का क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ियों से घिरा उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूभाग। अंत जनसंख्या का घनत्व सबसे कम एवं वितरण भी विरल एवं फैला हुआ है। इसके अलावा भौतिक कारकों में स्थान विशेष का जल प्रवाह क्षेत्र, भूमि जल स्तर जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु। किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानीय वितरण एवं प्रसार के प्रभावित करती है। अब राजस्थान के गर्म और सूखे रेगिस्तान, साथ ही ठंडा एवं आर्द्रता एवं नमी वाले हिमाचल भूभाग का उदाहरण ले। इन कारणों से यह जनसंख्या का वितरण असमान तथा घनत्व कम है। केरल एवं पश्चिमी बंगाल भौगोलिक परिस्थिति इतनी अनुकूल है कि आबादी धन एवं समान रूप से वितरित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पवन विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में घनत्व कम है। मृदा यह बहुत हद तक जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। वर्तमान औद्योगिकरण एवं उद्योग प्रमुख समाज में मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं, ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है, परंतु ये सच्चाई से कि आज भी भारत की 75% जनसंख्या गाँव में बसती है, क्योंकि इनकार नहीं कर सकता ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन खेती से कर रही है। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसी वजह से भारत का उत्तरी मैदान भाग, प्रमुख तटवर्ती मैदानी भाग एवं सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ एवं मुलायम मिट्टी की प्रचुरता के कारण सघन जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के विशाल मरुभूमि क्षेत्र, गुजरात के कच्छ का रण तथा उत्तराखंड में तराई भाग जैसे क्षेत्रों में मृदा का टकराव तथा मृदा में रेल या उत्फुलन, मिट्टी पर सफ़ेद नमकीन परत चढ़ जाना, जो उसकी उपजाऊपन को नष्ट कर देती है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण एक से अधिक भौतिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के उत्तर पूर्वी भाग को ले, जहां अनेक कारक प्रभावशील हैं, जैसे भारी वर्षा, उबड़ खाबड़, उतार चढ़ाव वाली जर्मनी, बनावट सघन वन एवं पथरीली सख्त मिट्टी, ये सब एक साथ मिलकर जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को विरल बनाते हैं। सामाजिक आर्थिक कारक। भौतिक कारकों के समान ही सामाजिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं, परंतु इन दोनों कारकों की अपेक्षित महत्व के विषय में पूर्ण एक रूपता नहीं हो सकती। कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो कुछ जगहों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर आम सहमति है कि सामाजिक एवं आर्थिक अभौतिक कारकों की भूमिका बड़ी है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारक जो जनसंख्या की बसावट में विभिन्नता लाते हैं इस प्रकार है। सामाजिक, संस्कृति एवं राजनीतिक कारक। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक। मुंबई पर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्कूल एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या और घनत्व
की तीव्र वृद्धि की है। इससे 200 वर्षों से भी पहले पश्चिमी समुद्र तटवर्ती थाने इलाके के सरकारी सकरी खाड़ी में महत्वहीन छोटे छोटे बिखरे द्वीप समूह थे। साहसी पुर्तगाली नाविकों ने इस द्वीप समूह का अपना अधिकार कायम कर लिया था। चूँकि अनगिनत द्वीपों का स्वामित्व उनके राजा के पास था, पुर्तगाल के राजा ने इससे इंग्लैंड के राजघराने को दहेज स्वरूप भेंट कर दिया। इस द्वीप में निवास करने वाले मछुआरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस दिन उनकी यह बसावट एक विशाल जनसंख्या के समूह के रूप में विकसित हो जाएगी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप को एक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, जिसे बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंट के राजधानी शहर में परिवर्तित कर दिया। उद्यमी व्यापार कुशल संप्रदायों ने जैसे फारसी, कच्छ, गुजराती लोगों यहाँ कपड़ा बनाने की मिलों को स्थापित किया और उसके लिए आवश्यक जलशक्ति का विकास किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के आर पार सड़क व रेल मार्गों का निर्माण किया। सबसे ब्रिक्स प्रदेश आगमन के साधनों के संपन्न हो गया। आशा के विपरीत स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से बॉम्बे अब मुंबई भारत का ऐसा बंदरगाह बन गया है जो यूरोप का सबसे नज़दीक व्यापारिक केंद्र सिद्ध हुआ। मुंबई में शिक्षित युवकों की मौजूदगी तथा कोंकण के रास्ते, सशक्त एवं अनुशासित मजदूरों की असमान उपलब्धता ने यहाँ की केंद्रीय जनसंख्या को तेज़ी से पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ समय पश्चात मुंबई के नज़दीक अरब सागर के उथले क्षेत्र के तले पेट्रोलियम तथा गैस भंडार की खोज ने इस क्षेत्र को पेट्रो रासायनिक उद्योग को उभरने में बहुत बढ़ावा दिया। आज मुंबई भारत की वाणिज्य एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डे स्थापित हैं। मुंबई देश तथा विदेश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल मार्ग का अंतिम छोर मुंबई है। लगभग ऐसी स्थिति औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत के अन्य महानगरों कोलकाता तथा चेन्नई के साथ लागू होती है। प्राकृतिक की उपलब्धता। छोटा नागपुर का पठार हमेशा एक पर्वतीय, पथरीला एवं ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से गिना जाता है, किंतु प्रचुर मात्रा में खनिज अवशेष जैसे लोहे, मैग्नीशियम, चूना, पत्थर, कोयला आदि के उपलब्ध होने के कारण पिछली शताब्दी के दौरान अनेक औद्योगिक केंद्र तथा नगरों की स्थापना हुई है। लौह अवशेष तथा कोयले की खदानें आसपास मिलने से बड़े औद्योगिक उपक्रमों एवं कारखानों के स्थापित होने के आकर्षण बना रहा। इस कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, धातु कर्म उद्योग तथा यातायात में उपयुक्त होने वाले उपकरणों और उपकरणों को बनाने के कारखाने खुले। इस क्षेत्र में उत्तम गुणों के कोयला उपलब्ध होने के कारण शक्तिशाली राष्ट्रीय ताप विद्युत यंत्रों की स्थापना हुई। इन केंद्रों से विद्युत के आपूर्ति तथा वितरण दूर दराज के क्षेत्रों को भी किया जाता है। उदारीकरण के बाद से इस क्षेत्र में अनेकों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं भारतीय कंपनियां अपने अपने कारखानों एवं संयंत्रों को स्थापित करने में सक्षम है। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व। किसी खार उद्देश्य के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को कई प्रकार से अंकित एवं आलेखित किया जा सकता है। यदि जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप की जानकारी हासिल करनी है तो जनसंख्या के आंकड़ों और राज्य स्तर पर या राज्य के बड़े क्षेत्र के जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें अंकित एवं आलेखित किया जाता है। यदि बारीक तौर पर
जानकारी हासिल करनी है तो जनसंख्या के आंकड़ों को छोटी छोटी इकाइयों में जैसे जिला स्तर या तहसील के स्तर पर अंकित किया जाता है। आइए अब हम जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में जनसंख्या स्तर पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र तथा कम घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक घनत्व वाले क्षेत्र दिए गए भारत के मानचित्र 26.1 में जनसंख्या के वितरण को दर्शाया गया है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में घनी आबादी होने का मुख्य कारण उपजाऊ मृदा तथा भरपूर वर्षा का पाया जाना है। इसे घनन एक सशक्त खेती द्वारा उपज मिलती है। इन कारणों से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसी जनसंख्या के अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। ऐसे क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं, परंतु केंद्र शासित संघीय क्षेत्र जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या पांडिचेरी की स्थिति भिन्न है। यह जनसंख्या घनन होने का मुख्य कारण उच्च शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण है। इसके कारण लोगों को व्यावसायिक तथा नौकरी के अवसर मिलते हैं। इन प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा तथा सकन कृषि होती है तथा जिन क्षेत्रों में रोजगार, व्यवसाय व नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। भारत जनसंख्या घनत्व 2001। चित्र 26.2 भारत जनसंख्या घनत्व। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। इस श्रेणी में वह राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र आते हैं जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच होती है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, असम, दारा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय इस श्रेणी के अंतर्गत देश के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। मध्यम घनत्व की आबादी होने का मुख्य कारण उबड़ खाबड़ जमीन के चलते कृषि में अवरोध, वर्षा की निम्न व अनियमित मात्रा तथा सिंचाई के जल बहाव एवं इस उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं तथा इनकी प्रबल संभावनाएं भी मौजूद है। उदाहरण के तौर पर छोटा नागपुर क्षेत्र को लिया जाए। स्वतंत्र के समय ये क्षेत्र विरल आबादी का था, किंतु इस क्षेत्र में विद्यमान अनेकों प्रकार के खनिज एवं आवश्यक का खनन एवं खदानों के विकास के साथ बहुत से उद्योग एवं कारखाने स्थापित होते गए और हो भी रहे हैं। इसके प्रभाव से लोगों का आना तथा उनकी आबादी की बसावट भी बढ़ते बढ़ते मध्यम घनत्व के दर्जे में बहुत पहुंच गई है। कम घनत्व वाले क्षेत्र। उपरांत दोनों वर्गों के घनत्व वाले क्षेत्र के अलावा शेष बचे क्षेत्र इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी में शामिल क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति या उससे भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत के राज्य एवं केंद्र शासित संघीय क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आते हैं वे है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कम घनत्व प्रमुख कारणों में ऊंची नीची तथा विषम भूआकृतियाँ, कम वर्षा अथवा अवस्थकर वायु का होना। इन्हीं कारणों से जीवन यापन करने के लिए रोजगार के अवसरों की बहुत कमी होती है। अधिक शीत या अधिक शुष्क क्षेत्रों में कृषि का विकास नहीं हो पाता। उबड़ खाबड़ भूमि, कठिन जलवायु तथा निम्न कृषि के कारण नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की संभावनाएं अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की इकाई जिन्हें भरण पोषण की सुविधा उपलब्ध हो सके, स्वास्थ्य
कम हो जाती है। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में धरातलीय आकृतियों के चलते न केवल आगमन के साधन तथा संचार माध्यमों का विस्तार करना कठिनाइयों से भरा हुआ है, बल्कि कुल मिलाकर विकासनात्मक आर्थिक स्तर निम्न होता है। इन सब कारकों के चलते जनसंख्या का घनत्व इन क्षेत्रों में काफ़ी कम है। जनसंख्या का अधिक घनत्व वाले राज्य पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है। केंद्र शासित संघीय क्षेत्र चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दक्कन द्वीप भी इसमें शामिल है। इन सभी उपरांत क्षेत्रों में कृषि कार्य अथवा द्वितीय या तृतीय श्रेणी के विभिन्न व्यवसायों द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त करने के भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं। जनसंख्या के कम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये क्षेत्र यहाँ तो कम वर्षा या पहाड़ी उबड़ खाबड़ जमीन या वस्तुपरत जलवायु या इन सभी कारणों के मिले जुले प्रभाव से घनत्व कम है। जिला स्तर पर जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के आंकड़ों का सूक्ष्म अवलोकन इन तथ्य को उजागर करता है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के घनत्व की एक से अधिक श्रेणियाँ मिलती हैं। जनसंख्या वितरण का भौगोलिक अथवा स्थानिक प्रारूप और भी स्पष्ट होता है जब जनसंख्या के आंकड़ों को जिला स्तर पर अंकित कर इसे लेखित करते हैं। जनसंख्या के वितरण की विषमताएं मुख्य विधि भौतिक कारकों की मौजूदगी, स्थान विशेष के आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में विषमताओं एवं दशाओं द्वारा प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति जिलों में घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो दिल्ली में 29,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो की धन आबादी है। देश के शीर्षक 20 जिलों में या तो पूर्णतः शहरीकरण हो गया है अथवा शहरीकरण का व्यापक प्रभाव मौजूद है। इसके अंतर्गत दिल्ली राज्य के सभी 9 जिले, कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी परगना, पश्चिमी बंगाल में मुंबई के लगे घरों तरफ अंध विकसित नगरीय बसावट वाले क्षेत्र, महाराष्ट्र में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एवं केंद्र शासित संधि एवं चंडीगढ़ शामिल है। समूचे भारत की जनसंख्या के घनत्व सदन घनत्व के 2 अविच्छिन्न स्पष्ट पट्टियों में विभक्त कर समझा जा सकता है। ये पट्टियाँ उत्तरी भारत का विशाल मैदानी भूभाग है, पंजाब से पश्चिम बंगाल तक तथा समुद्री तटवर्ती क्षेत्र पूर्व में उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र होकर कोनट तक फैला है। एक मध्यम उच्च घनत्व की पेटी संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात के मैदानी भाग, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक तथा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को शामिल करती है। निम्न तत्व घनत्व के क्षेत्र सामान्य देश के पर्वतीय क्षेत्रों को वनाच्छादित, हिमाच्छादित क्षेत्रों अथवा राजस्थान के सूक्ष्म मरुभूमि में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः हिमालय के अधिकांश भाग, राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इत्यादि तथा गुजरात के कच्छ के रण के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की वृद्धि। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास के निर्भर करती है। जन्म दर को प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या गणना की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर को भी किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मरने वाले बच्चों की जनसंख्या से गणना की जाती है। साधारणतः विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के आयुगत ढांचे पर प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर्गत को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश के दूसरे देश साधारण को प्रवास कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया जनसंख्या प्रवास कहलाती है। जनसंख्या प्रवास की दर उस क्षेत्र
में रहने वाली जनसंख्या में व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ने या घटने से जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि की दर धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक वृद्धि दर तब होती है जब किसी क्षेत्र में जन्मे बच्चे तथा अप्रवासी बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों की प्रवासी क्षेत्र से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से ज़्यादा। ऋणात्मक वृद्धि दर उपरांत बातें ठीक उल्टी लागू होती है। इसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार कमी होती जाती है। सारणी 26.1 जनसंख्या वृद्धि 1901-2001। जनगणना वर्ष, जनगणना करोड़ों में, जनसंख्या करोड़ों में, मूल बदलाव करोड़ में, बदलाव प्रतिशत में, औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में। 1901 23.840, 1911 25.209 प्लस 1.370 5.75 0.56। 1931 25.132 माइनस 0.077 माइनस 0.31 माइनस 0.03। 1931 27.898 प्लस 2.666 11.0 1.4। 1941 31.866 प्लस 3.968 14.22 1.33। 1951 36.109 प्लस 4.43 13.31 1.25। 1961 43.923 प्लस 7.815 21.64 1.96। 1971 54.816 प्लस 10.892 24.80 2.22। 1981 68.333 प्लस 13.517 24.66 2.22। 1991 84.349 प्लस 16.306 23.86 2.14। 2001 102.702 प्लस 18.63 21.34 1.93। जिला स्तर पर जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप। जिला स्तर पर आंकड़े का विश्लेषण ये प्रदर्शित करता है कि 19 जिलों में वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है, यानी 50% से भी ज़्यादा। इसके दूसरी ओर 58 जिलों में वृद्धि दर बहुत ही कम है, यानी 10% से भी कम। ऊंची वृद्धि दर के 19 जिलों में से 5 जिले नागालैंड के तथा 4 जिले नई दिल्ली के हैं। इसी तरह कम वृद्धि दर के 58 जिलों में से 40 जिले दक्षिण भारत में हैं। इन 40 जिलों में से 20 तमिलनाडु में, 11 केरल में, 5 आंध्र प्रदेश में तथा 4 कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगर जिला स्तर पर वृद्धि का प्रतिरूप देखें तो सिंधु गंगा के मैदानी प्रदेशों, पश्चिमी में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल का उच्च वृद्धि दर पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर मलवा के पठार तक विस्तृत भारतीय मरुस्थल सहित पूरा राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा उत्तर पूर्व राज्यों के भागों में उच्च वृद्धि दर दर्ज की जा रही है। इसके दूसरी ओर गोदावरी नदी घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी बंगाल का पश्चिम भाग तथा उड़ीसा में निम्न वृद्धि दर अंकित की जाती है। काफ़ी निम्न वृद्धि दर पंजाब, उत्तराखंड तथा दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। सारणी 26.1 को देखिए, आप पाएंगे कि हमारे देश आज की राजनीतिक सीमा के
ही अंतर्गत की कुल आबादी सन 2001 में मात्र 23.84 करोड़ थी। अब 2001 जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या 102.70 करोड़ हो गई है, यानी पिछले 100 वर्ष में ये वृद्धि 78.86 करोड़ की हुई है। ये वृद्धि सन 2001 से अब तक 4.3 गुना की है। अगर पिछले 100 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को देखें तो इसे सामान्य 4 निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। गतिहीन वृद्धि दर का काल सन 1921 से पहले। नियमित वृद्धि दर का काल सन 1921 से सन 1951 तक। तीव्र वृद्धि दर का काल सन 1951 से सन 1981 तक। घटती हुई वृद्धि दर का काल सन 1981 के बाद। आइए प्रत्येक काल के बारे में संक्षिप्त में विवेचन करते हैं। सन 1921 से पहले जनसंख्या में वृद्धि यंत्रतंत्र अनियमित तथा मंद थी। इसका मुख्य कारण उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर था। अंत प्राकृतिक वृद्धि नंगीय थी। सन 1911-21 के बीच मूल वृद्धि में थोड़ी कमी आई। इसका मुख्य कारण अकाल, भूखमरी, महामारी इत्यादि का घटित होना था। सन 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ती रही। इसी कारण सन 1921 को भारत के जनसंख्या अध्ययन में जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है। सन 1921 से सन 1951 तक जनसंख्या में नियमित वृद्धि होती रही। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर में नियमित ह्रास था। मृत्यु दर का ह्रास का कारण स्वच्छता तथा चिकित्सा में सुधार था। अन्य एक सड़क सुविधा का विकास है, जिससे आपातकाल स्थिति में देश के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्न को पहुंचाने में मदद मिली, जिससे अकाल मृत्यु को रोका जा सकता। इसके साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार इसके लिए जिम्मेदार है। आज इस काल में जनसंख्या वृद्धि मृत्यु रोधक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक भारत से जनसंख्या वृद्धि का संबंध है, सन 1951 से सन 1981 के बीच का काल बहुत ही संकटकालीन अवस्था का है। इस 30 वर्ष का काल में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो गई। इस काल में तीव्र गति से मृत्यु दर में ह्रास हुआ, जबकि जन्म दर में नाम मात्र का ह्रास रहा। सारणी संख्या 26.2 में स्पष्ट है कि सन 1951 से 81 के बीच जन्म दर में कमी 41.7 प्रति हज़ार से 37.2 प्रति हज़ार ही है, जबकि मृत्यु दर में ये कमी 28.8 प्रति हज़ार से 15.0 प्रति हज़ार तक पहुंच गई है। अंत जन्म दर मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वृद्धि दर काफ़ी उच्च रही। इसका मुख्य कारण विकासात्मक गतिविधि में तेज़ी, चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार, लोगों के जीवन निर्वाह की दशा में उन्नति इत्यादि रहा। जनसंख्या वृद्धि का ये काल उत्पादकता रोधक वृद्धि से संबोधित किया जाता है। अंत के 2 दशकों यानी सन 1981 से 2000 तक में जनसंख्या वृद्धि की दर में धीरे धीरे कमी आना आरंभ हुआ। इसमें भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक नए दौर के आरंभ का संकेत दिया। इस काल में जन्म दर में तेज़ी से कमी आई। ये कमी 1971-81 से 37.2 प्रति हज़ार से 1951-2001 में 24.8 प्रति हज़ार तथा अंकित की गई। दूसरी तरफ मृत्यु दर की कमी घटती दर में अंकित की गई। इसी अवधि में मृत्यु दर 15.0 प्रति हज़ार से घटकर 8.9 प्रति हज़ार हो गई। प्राकृतिक वृद्धि में ये घटती हुई प्रवृत्ति का धनात्मक दिशा की ओर संकेत करती है। सरकार द्वारा चलाए गए परिवार कल्याण कार्यक्रमों और लोगों की जागरूकता को इसका श्रेय जाता है। सारणी 26.2 वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर।
भारत जनगणना 1901 से 2001 तक। दशक, जन्म दर प्रति हजार पर, मृत्यु दर प्रति हजार पर, प्राकृतिक वृद्धि प्रति हजार पर, प्राकृतिक वृद्धि प्रतिशत में। 1901 से 11, 49.2, 42.6, 6.6, 0.66। 1911 से 21, 48.1, 47.2, 0.9, 0.09। 1921 से 31, 46.4, 36.3, 10.1, 1.01। 1931 से 41, 45.2, 31.2, 14.0, 1.40। 1941 से 51, 29.9, 27.4, 12.5, 1.25। 1951 से 61, 41.7, 22.8, 18.9, 1.79। 1961, 71, 41.2, 19.0, 22.2, 22.2। 1971, 81, 37.2, 15.0, 22.2, 22.2, 22.2, 2.22। 1981, 91, 32.7, 17.7, 31.0, 2.10। 1951 से 2001, 24.8, 8.9, 15.9, 1.49। जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास कारणों के कार्यात्मक परिणाम हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। भारत की जनसंख्या सन 1921 से लगातार तेज गति से बढ़ती रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण मृत्यु दर का तेजी से घटना है। राज्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप। भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर एक समान नहीं है। देश के कुछ भागों में वृद्धि दर अन्य भागों के मुकाबले ज़्यादा है। 1991-2001 के दशक में पूरे देश की औसत वृद्धि दर 31.29% थी। यदि अंतर्राज्यीय स्तर पर वृद्धि दरों के अंतर्गत पर ध्यान दें तो पता चलता है कि केरल में सबसे कम वृद्धि दर है, 9.42% है, जबकि नागालैंड में सर्वाधिक वृद्धि दर है, 64.41%। राज्य स्तर के प्रतिरूपों का सरसरी तौर पर ध्यान देते हैं तो उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि के बीच एक विभाजन की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। पूरे भारत में एक पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अधिक वृद्धि दर दर्ज हुई है, जबकि सशक्त दक्षिण भारत के राज्यों में यह वृद्धि दर कम दर्ज हुई है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक एवं आर्थिक विकास से बहुत अंतर होना है। दक्षिण भारत में राज्यों में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक सुविधाएं अधिक, शहरी जनसंख्या सुधारी एवं दृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण जनमानस जागृत एवं ज़्यादा समझदार है। भारत जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत 1941 से 2001। चित्र 26.3 भारत जनसंख्या वृद्धि 1991-2001। प्रवास। पहले ही हमने चर्चा की है कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवासियों की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। सभी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को स्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। स्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। इसका सबसे सुंदर एवं सरल उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का है। अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश
पलायन करके शहरों में आकर स्थायी रूप से बसना। अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वह लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार अंधा इत्यादि करके अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसमी प्रवास को लिया जा सकता है। फसल कटाई के समय बिहार के खेतियार मजदूरों का पंजाब या हरियाणा प्रदेश में आकर रहना अस्थायी प्रवास, क्योंकि ये सब फिर से अपने गांव को वापस लौट जाते हैं। बड़े बड़े शहरों जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई तथा बड़े शहरी क्षेत्रों में अलग सुबह आकर काम काज करके संध्या काल को वापस अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार के जनसंख्या के आगमन को दैनिक प्रवास कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य लोग ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं के साथ घटी इलाके या चलकर ऊंची पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं, जिससे शीत ऋतु का आगमन होता है या लोग अपने निवासों के साथ उतरकर पुनः अपने घाटी के इलाके में लौट आते हैं। इन लोगों का मूल स्थायी निवास घाटी में होता है तथा पर्वतीय ढलानों पर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। तब सर्दी के उच्च पर्वतीय ढलान ठंडे होने लगते हैं। वे लोग निम्न भागों की ओर घाटी में लोग आते हैं, आमतौर पर वार्षिक आगमन के रास्ते तथा चारागाह में तय एवं निश्चित होते हैं। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की गंडकी जनजाति या जम्मू कश्मीर राज्य की बकरवाल जनजाति प्रतिवर्ष ऐसा प्रवास करते हैं। प्रवास लोगों के मूल स्थान तथा देश स्थान के आधार पर प्रवास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, नगरीय से नगरीय क्षेत्र में, नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी और दैनिक हो जाता है। मौसम की अनुकूलता के अनुसार लोग का स्थायी रूप से 2 विस्तृत स्थानों के बीच अपने सामान्य पशुओं के साथ एक निश्चित मार्ग से होकर आगमन करना ऋतु प्रवास कहलाता है। भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ हमारे देश के 1 अरब 2 करोड़ लोग में से करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम प्रवासी जन्म स्थान के आधार पर के रूप में दर्ज है। जनगणना के समय लोगों की गिनती उनके जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है तो उन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है। सन 2001 में जनगणना में 30% का आंकड़ा जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1991 की जनगणना के 27.4% से अधिक है। वास्तव में पिछले कई दशकों से इन प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि 1961 तथा 2001 की जनगणना की तुलना करें तो प्रवासी लोग 1961 में 14 करोड़ 40 लाख थे, जबकि 2001 में इसकी संख्या 30 करोड़ 70 लाख हो गई है। पिछले दशक में अर्थात 1991-2000 के बीच इन प्रवासी लोगों की संख्या में जम्मू कश्मीर को छोड़कर वृद्धि 32.9% हुई है। इन प्रवासियों की जनसंख्या, उनके लिंग भेद, प्रवास का स्रोत एवं गंतव्य स्थान की जानकारी सारणी 26.3 में दी गई है। प्रवासियों की संख्या 2001। प्रवासियों की संख्या 2001। प्रवासी के प्रकार जनसंख्या 30 करोड़ 71 लाख पुरुष, 9 करोड़ 4 लाख स्त्री, 21 करोड़ 67 लाख। अंतर जिला प्रवास 18 करोड़ 17 लाख। अंतर जिला प्रवास 7 करोड़ 68 लाख। अंतर राज्य प्रवास 4 करोड़ 23 लाख। विदेश से प्रवास 61 लाख।
61 लाख। यदि हम इन प्रवासियों के आगमन का प्रतिरूप पर ध्यान दें तो यह पाएंगे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रवासियों 69 लाख, इसके 69 लाख, इसके बाद दिल्ली 56 लाख, फिर पश्चिमी बंगाल 55 लाख है। दूसरी तरफ उत्प्रवासी लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश बिहार एवं राजस्थान का स्थान। परंतु यदि आप प्रवासी का उत्प्रवासी लोगों की जनसंख्या के अंतर्गत तो देखें तो महाराष्ट्र सर्वोपरि 30 लाख, दिल्ली 17 लाख, गुजरात 6.8 लाख तथा हरियाणा 6.7 लाख में प्रवासी हैं। आइए अब इन प्रवासियों की रूपरेखा को कुछ विस्तार से जानें। प्रवासियों की गणना उनकी उम्र तथा उस स्थान पर रहने वाले अवधि से की जाती है। जनगणना से पहले वाले को जन्म स्थान के आधार पर तथा दूसरे वाले को पिछले निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी करार दिया जाता है। अंत पहला उत्प्रवासी तथा दूसरा अप्रवासी होता है। आयु वर्ग के अनुसार प्रवासी। आयु वर्ग के प्रवासी को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण लेते हैं। कुछ 25 करोड़ 80 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासियों में से है 17.4%। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं 23.3%। लोगों का आयु वर्ग 25 से 34 का है तथा 56.6% प्रवासी लोग 59 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय प्रवासियों में से 4 करोड़ 20 लाख 18.5% लोग 15 से 24 आयु वर्ग के 24.7% लोग 25 से 34 की आयु वर्ग तथा 36.1% लोग 55 से 59 वर्ष के आयु वर्ग पहले दोनों के वर्गों में प्रवासी यानी अंतर्राज्यीय प्रवासी में 36% आर्थिक कार्य में लिप्त अधिक आयु वर्ग के हैं। इन दोनों श्रेणियों के प्रवासियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा अगले अनुच्छेदों में की जाएगी। पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी इस प्रकार के आंकड़े का संकलन क्षेत्र में प्रवासियों की जनसंख्या को समझने के लिए किया जाता है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति जन्म स्थान से निकल अंतर प्रवास कर सकता है और बाद में प्रवास के स्थान बदल सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर प्रवास की प्रक्रिया का अध्ययन एक कलीय घटना के अध्ययन समान है, परंतु प्रवास के पूर्ण निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने से पिछले कई वर्षों के अंतराल किए गए हैं। प्रवासों की भी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले निवास स्थान के अनुसार भारत में प्रवासियों की जनसंख्या 31 करोड़ 40 लाख है। यदि इसके प्रवास के दौरान बिताए वर्षों पर ध्यान दे तो ये स्पष्ट है कि इन 31 करोड़ 40 लाख लोगों में से एक वृद्ध समुदाय 10 करोड़ 10 लाख 20 वर्ष पहले से ही प्रवास कर रहे हैं। करीब 9 करोड़ 83 लाख लोग पिछले दशक में अर्थात 0 से 9 वर्ष के अंतराल में प्रवासित हुए हैं। अंत पिछले दशक में हुए प्रवासन को 2 वर्गों में बांट कर विश्लेषण करेंगे। अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राज्यीय प्रवास। प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ 7 लाख प्रवासी लोग राज्य श्रेणी में आते हैं। राज्य के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव में प्रवासित लोगों का हिस्सा 60.5% है, जबकि केवल 12.3% लोग ही शहर से शहर में प्रवासित हुए हैं। 17.6% प्रवासित लोग शहर में गांव से आकर बस गए हैं तथा 6.5% शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। बचे 3.1% ऐसे प्रवासी हैं जो किसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग जनसंख्या के समय उचित जानकारी उपलब्ध नहीं। इन अंतर्राज्य प्रवासियों में 70% संख्या स्त्री की है। इतना ऊंचा प्रतिशत मुख्य शादियों के फलस्वरूप
हो सकता है। स्त्रियों में 59% गाँव से गाँव प्रवासित श्रेणी में आती है। 13.6 स्त्री प्रवासी गांव छोड़कर शहर में प्रवासित हुई। 9.7% स्त्रियां एक शहर से दूसरे शहर में प्रवासित हुई। केवल 5.6% स्त्री प्रवासी शहर से गांव में बसी। शेष 2.6% प्रवासित स्त्री अवगिरित श्रेणी में है। पुरुष प्रवासियों में 41.6% लोग गांव से गांव में आकर बसने वाले हैं। 18 से 3% पुरुष प्रवासी एक शहर से दूसरे शहर में आने वाले हैं तथा 27.1% संख्या उन पुरुषों की है जो गांव छोड़कर शहर में बस गए। 8.6% पुरुष शहर छोड़कर गांव में बसने वाले हैं। जनसंख्या के प्रवास में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में आकर बस जाते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास में ऐसा प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में सीमित प्रतिशत में होता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 1,70,00,000 लोग इस प्रवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रवासियों में 26.6% एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में आकर बसने वालों का है। इसी प्रकार 26.7% उन लोगों का है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। 37.9% उन लोगों का है जो गांव से आकर शहर में बस जाते हैं। केवल 6.3% उन शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। 2.6% प्रवासी किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं होते। अंतर्राज्यीय प्रवासियों में करीब आधे लोग पुरुष वर्ग के हैं और इन पुरुषों वर्गों के बीच 26.6% गांव से गांव में प्रवास करते हैं। करीब 26.7% लोग गांव से शहर से शहर में प्रवास करते हैं। 37.9% पुरुष गांव में आकर शहर में बसते हैं। 23.3% पुरुष शहर छोड़कर गांव में प्रवास करते हैं। प्रवास के कारण अनेकों कारणों से मिले-जुले एवं पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल होता है। सामान्य रूप से प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूह में बांट सकते हैं। आरक्षक प्रत्यारक्षक कारक मूल स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर्षक कारक वहां से प्रवास करने के लिए मजबूर करता है, जबकि अपकर्षक कारक किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों को आरक्षित करता है। जब तक तीनों समूह के कारक एक स्थान क्रियाशील होकर प्रभावित नहीं होंगे तब तक जनसंख्या में ना तो मजबूरी रहेगी प्रवास करने की ना तो मजबूरी रहेगी और ना ही आवश्यक। दोनों समूह को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटकों को शामिल करते हैं। उनकी समुचित विवेचना नीचे दी जा रही है। प्रवास अनेकों कारणों के मिले जुले पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। इन्हीं दो अपकर्षक या प्रतिकर्षक वर्गों में रखा जा सकता है। अपकर्षक तथा प्रतिकर्षक दो समूह के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक कारण सामान्य लोगों को प्रवृत्ति उस स्थान में निवास करने की होती है जहां उन्हें आजीविका प्राप्त के अवसर होते हैं। इसी उस क्षेत्र से जहां की मुद्रा उपजाऊ, आगमन के साधन कम विकसित, निम्न औद्योगिक विकास से रोजगार की कम संभावनाएं हो, वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। ये कारण प्रवास के लिए प्रतिकर्षक करते हैं। दूसरी तरफ ये क्षेत्र जहाँ रोजगार की गुंजाइश हो तथा जीवन स्तर की अपेक्षाकृत ऊंचा हो, लोगों की आकर्षित करता है। अंत इन प्रवास के लिए आकर्षित करता है। अंत इन कारकों के आरक्षणकारी समूह कहते हैं। इन प्रकार वह सभी क्षेत्र जहाँ की मुद्रा उपजाऊ, खनिज संसाधन की उपलब्धता, आगमन के सुविकसित संसाधन कारकों एवं संचार माध्यम का विकास, कारकों एवं औद्योगिक इकाइयों का शहरीकरण हो, लोगों के व्यवस्थित विकास एवं शहरीकरण हो, लोगों के बसने के लिए आरक्षित करते हैं।
आपने शायद ध्यान दिया होगा कि बड़ी में लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, एक चेन्नई होगा जैसे कि महानगरों में काफ़ी बड़ी आपस संख्या के में लोग क्षेत्रों दिल्ली, तथा मुंबई, दूर-दराज के कलकत्ता, लोगों एक से चेन्नई जैसे पहुंचते महानगरों हैं। में बिहार, आपस के उड़ीसा, क्षेत्रों उत्तर तथा प्रदेश, दूर दराज छत्तीसगढ़ के से लोगों से काफ़ी बड़ी पहुंचते हैं। संख्या में उन बिहार, शहरों में उड़ीसा, उत्तर पिछले अनेकों प्रदेश, वर्षों से छत्तीसगढ़ से लोग प्रवास काफ़ी कर रहे बड़ी हैं। संख्या इन में राज्यों में उन शहरों में संभावनाएं पिछले सामान्य अनेकों कम वर्षों हैं। इन से सभी लोगों प्रवास कर रहे को हैं। प्रवास इन के लिए उत्प्रेरक करने वाली मुख्य प्रेरणा आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। कुछ लोग शहर में मौजूद आमद प्रमोद के साधन, जीवन की सुख सुविधाएं तथा अन्य शहरी चकाचौंध से प्रभावित एवं आकर्षित होकर प्रवासी बन जाते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक: उपजाऊ मृदा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यातायात एवं संचार उन्नत साधन, स्तरीय नगरीकरण एवं औद्योगिक विकास एवं रोजगार की संभावनाएं। प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक: प्रतिकारक कारक, अनुपजाऊ मृदा, यातायात एवं संचार साधनों की कमी, बहुत ही कम स्तर का औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण तथा रोजगार के अंधे अभाव है। सामाजिक राजनीतिक कारण: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अंत वह चाहता है कि अपने निकटतम संबंधियों के साथ रहे। साधारण ही एक ही धर्म, भाषा तथा समान सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक साथ रहना पसंद करें। उसके ठीक विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्थान में रह रहा है जहाँ लोगों का रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हो, तो वह अनियंत्रित वापस करना चाहेगा। बहुत से लोग धार्मिक महत्व के स्थानों पर ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही अस्थायी रूप से ही हो, जैसे बद्रीनाथ, तिरुपति, बनारस आदि। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर शहरों की विभिन्न भागों में खास समुदाय के लोगों का सा केंद्र हो जाता है। अल्पसंख्यक के लोग अब धार्मिक सामाजिक दबाव में आकर खास स्थान पर प्रवास करना तभी होता है जब बहुत समुदाय उससे असहनीय हो जाते हैं। जानकीय कारक: जानकीय की उम्र की अहम भूमिका होती है। युवा व्यक्तियों को में प्रभाव ज़्यादा मिलता है, जबकि बच्चों एवं वृद्धों में कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवा व्यक्ति कार्य की तलाश में बेहतर संभावनाओं की खोज अनियंत्रित प्रवास करते हैं। जनसंख्या प्रवास के राजनीतिक कारकों से भी अधिकांश का संबंध सरकार नीति से होता है। आधुनिक युग में ऐसे राजनीतिक कारक बहुत प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इसके चलते प्रवास की गति, दिशा एवं विस्तार प्रभावित हो रहा है। कई बार सरकारी नीतियाँ क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को प्रवासित करने को बाध्य कर देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन के परिणाम स्वरूप बेहद पैमाने पर दोनों देशों के बीच प्रवास हुआ। लोग अपने धर्म अथवा रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में अल्पसंख्यक लोगों का दखल भी मजबूरी में प्रवास करने का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जनसंख्या प्रवास के परिणाम: जनसंख्या प्रवास के कारणों की तरह ही परिणाम भी विदित होते हैं। प्रवास के परिणाम दो स्थायी, अर्थात जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ तक लोग उत्प्रवास कर पाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। परिणामों को तीन प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है: आर्थिक, सामाजिक एवं जनकीय। आर्थिक परिणाम: प्रवास के आर्थिक परिणामों में से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच के अनुपात पर प्रभाव है। प्रवास के उद्गम स्थान में तथा प्रवास के बसावट दोनों स्थानों पर इस अनुपात में बदलाव आता है। इनमें से एक स्थान तो कम जनसंख्या वाला हो जाता है तो दूसरा स्थान अधिक जनसंख्या वाला, फिर उचित या आदर्श जनसंख्या वाला। कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों की संख्या तथा मौजूद संसाधन में असंतुलन होता है। नजीकतन संसाधन का उचित उपभोग ये विकास दोनों अवरुद्ध होते हैं। ठीक इसके विपरीत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में लोगों की बहुलता होती है, फलस्वरूप संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इसी तरह लोगों को जीवन स्तर गिरने लगता है। यदि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो कि प्रति व्यक्ति
संसाधनों का विकास एवं उपभोक्ता बिना किसी अवरोध तथा बाधा के उत्पन्न रहे तथा लोगों के जीवन स्तर पर कई विपरीत प्रभाव या पड़ता हो तो उनकी जनसंख्या का उत्देश अथवा क्षेत्र के लिए आदर्श जनसंख्या कहा जाता है। यदि प्रवास की प्रक्रिया में लोग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जा रहे हो तो यह अच्छा संकेत है, क्योंकि इस दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच अनुपात एवं संतुलन बना रहेगा। विपरीत परिस्थितियों दोनों क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रवास दोनों क्षेत्र में विद्वान जनसंख्या के व्यावसायिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। क्षेत्र से लोगों का उत्प्रवास होता है, उस क्षेत्र में आमतौर पर क्रियाशील लोगों का अभाव हो जाता है तथा जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास लोगों जाकर बसते हैं वहाँ क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। उत्प्रवासित क्षेत्र यानी जहाँ से लोग प्रवास के लिए बाहर निकल आए, वहाँ कार्यशील व्यक्तियों की कमी होने से उन पर अत्युत्थित की संख्या बढ़ जाती है। आजकल प्रवास का सबसे गंभीर और दूरगामी परिणाम हमारे देश में देखा जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अन्य देशों के लिए पलायन कर जाना। इस प्रक्रिया को प्रतिभा पलायन ब्रांड ड्रेन कहते हैं। इस प्रक्रिया में गरीब एवं विकासशील देशों से प्रतिभा संपन्न युवक विभिन्न तकनीकी ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर धर्मभोजन की लालसा में विकसित देशों में प्रवासी बन कर बस जाते हैं। भारत का इसका बहुत सटीक उदाहरण है। यहाँ से इंजीनियर, चिकित्सक तथा अन्य तकनीकी व वैज्ञानिक विद्याओं के कुशल एवं कार्यशील व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा में प्रवासी रूप में बस गए हैं। इसी प्रकार के प्रवास का किसी भी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में कोई विशेष प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता, क्योंकि उत्प्रवासी व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। फिर भी उद्गम क्षेत्रों में यानी जहाँ के लोग पलायन करते हैं वहीं जनसंख्या की गुणवत्ता पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रतिभाशाली कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सकों के चले जाने से उद्गम स्थान के संसाधनों के विकास में काफ़ी बाधा एवं रुकावटें आती हैं। सामाजिक परिणाम प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। प्रवास क्षेत्रों में भिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों के आने से क्षेत्रों की संस्कृति अधिक समृद्ध हो जाती है। भारत की आधुनिक संस्कृति के अनेक संस्कृतियों को पारस्परिक क्रिया के स्वरूप विस्फोटित एवं प्रवृत्त हुई है। कभी कभी विभिन्न संस्कृतियों का मिलन सांस्कृतिक संघर्ष को भी जन्म देता है। बहुत से प्रवासी, विशेषकर पुरुष वर्ग जो शहर में अकेले रहते हैं, उन लोगों को व्यवहारेतर के असुरक्षित यौन संबंधों में लुप्त पाया जाता है। इसमें से कुछ लोग HIV जैसे संक्रमण बीमारियों से ग्रस्त पाए गए हैं। इतना ही नहीं, अस्थायी प्रवास के पश्चात जब यह अपने स्थायी निवास क्षेत्रों में वापस जाते हैं तो वहाँ भी इन संक्रमण बीमारियों के फैलने के साधन बन जाते हैं। इस तरह इनकी पत्नी एवं होने वाले बच्चे भी इसी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सही जानकारी की कमी के कारण, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, यौन संबंधों की जिज्ञासा, नशीली दवाओं का सेवन एवं मदिरापान। प्रवास क्षेत्रों में सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, यद्यपि कई बार सांस्कृतिक मनमुटाव तथा संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रवास के कारण प्रवासित क्षेत्र में अप्रवासित क्षेत्र दोनों जगहों में संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। प्रतिभा पलायन भी एक गंभीर दुष्परिणाम है जो प्रवासी की प्रक्रिया के कारण आ जाता है। जानकी परिणाम प्रवास के कारण दोनों स्थानों की जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन आता है, खासकर जनसंख्या में आयुर्वेद तथा लैंगिक वर्ग के अनुपात में। इस कारण जनसंख्या की वृद्धि में दर भी प्रभावित होती है। आमतौर पर जहां से युवा वर्ग उत्प्रवासित होकर अन्य चले जाते हैं, वृद्धों, बच्चों एवं महिलाओं की संख्या बढ़ती है। दूसरा स्थान यहाँ पर युवा वर्ग के प्रवासी आकर बस जाते हैं, जहाँ की जनसंख्या की संरचना में वृद्धों, बच्चों एवं महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यही कारण है कि इस युवा वर्ग बाहर निकला है वहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा होता है तथा जहाँ आकर युवा वर्ग प्रवासित होता है वहाँ लिंग अनुपात कम हो जाता है। इसका कारण युवा पुरुषों का ज़्यादा प्रवास होना
हैं। इस प्रकार दोनों स्थानों की जनसंख्या में बदलाव तो होता ही है, जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण दोनों ही क्षेत्रों में जन्म दर, मृत्यु दर के इसके परिणाम स्वरूप दर में परिवर्तन होता है। जिस क्षेत्र में युवा वर्ग प्रवास में बाहर चले जाते हैं वहीं की जन्म दर घट जाता है, तदंतर जनसंख्या में वृद्धि दर कम पाया जाना स्वाभाविक परिणाम है। ठीक उसका उल्टा प्रभाव ये परिणाम उस क्षेत्र में जनसंख्या में जन्म दर वृद्धि दर पर पड़ता है जहां पर अधिक युवा प्रवासी आकर बस जाते हैं। महिला बच्चे वृद्धों का अनुपात उस क्षेत्र में बढ़ता है जहां से युवा वर्ग बाहर चले जाते हैं तथा यह अनुपात घटता है जहां प्रवासित युवा वर्ग बसते हैं। इन्हीं कारणों से दोनों स्थानों की जनसंख्या की आयु संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की दर में परिवर्तन होता है। आपने क्या सीखा? मानव संसाधन किसी भी क्षेत्र की प्रमुख परिसंपत्ति है। मानव संसाधन की संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। संसार में चीन के बाद भारत दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के वितरण का अध्ययन उसके घनत्व से किया जाता है। भारत में जनसंख्या का घनत्व सर्वत्र समान नहीं है। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारत को 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: अधिक घनत्व, मध्यम घनत्व या निम्न घनत्व। उन सभी कारकों को भी जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। 2 वर्गों में बांटा जाता है: भौतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक। सन 1921 में भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि में भी बढ़ोतरी होती रही। जनसंख्या वृद्धि का निर्धारित जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवासी लोगों की जनसंख्या से होता है। जनसंख्या घनत्व उसके विपरीत में असमानता की समान वृद्धि दर भी संपूर्ण दशा में असमान है। जनसंख्या प्रवास जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। प्रवास को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इस तरह प्रवास स्थायी या अस्थायी वर्ग में बैठ सकता है जहां से प्रवास होता है तथा जिस स्थान में अप्रवास होता है उसके आधार पर प्रवासों जनसंख्या को गांव से गांव, ग्रामीण से शहर, नगर से नगर तथा नगर से ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्रवास के चारों प्रकारों को 2 बड़ी श्रेणियों में अंतर्राज्यीय प्रवास या अंतर्राज्यीय प्रवासों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा जनिकीय कारणों के प्रभाव से प्रवास करते हैं। प्रवास के कारणों का अध्ययन प्रतिकर्ष या परोक्ष कारणों के संदर्भों में किया जाता है। प्रवास के परिणाम अनेकानेक, उनका अध्ययन भी आर्थिक, सामाजिक एवं जनिकीय परिवेशीय में ही किया जाता है। प्रवासी का विवाहेतर यौन संबंध तथा मादक दवाइयाँ के सेवन से अनेकों बीमारियाँ का शिकार होते हैं तथा जब ये अपने घर वापस जाते हैं तो इन बीमारियों से प्रसार का जरिया बनते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।